हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। बहुत ही खुशी की बात है कि जिस बुक को हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम उसमें आ गए हैं अपने लास्ट चैप्टर की ओर। तो ये हमारी रहेगी इस क्लास 6 की लास्ट वीडियो रहेगी और उसके बाद हम मिलेंगे एक न्यू बुक के साथ, न्यू चैप्टर्स के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 14, जो कि हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, क्लास 6 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जो है हमारा कौन सा, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। तो उसके अंतर्गत जो हमारा एक पहला टॉपिक कौन सा था, कार्य का महत्व, वो हमने समझा कौन से चैप्टर में, हमने समझा चैप्टर उसको 13 में। मतलब कि मजदूरी क्या होती है, वेतन क्या होता है, दैनिक मजदूरी, साप्ताहिक मजदूरी और जो मासिक वेतन होता है उसके बारे में हमने देखा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, जैसे कि हम स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, है ना। तो वही इस काम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा ये होगा कि आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। हमने जो अपना लास्ट वीडियो था चैप्टर 13 का, उसमें हमने ये देखा था कि आर्थिक गतिविधियां होती क्या है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकृत मतलब डिवाइड कैसे हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रक मतलब क्या होता है, सेक्टर में समूहबद्ध करने का आधार क्या है। मतलब किस तरीके से, किस बेस के आधार पर हम मतलब जो क्षेत्रक है, जो सेक्टर है, उनको डिवाइड कर सकते हैं। ये सेक्टर क्या होते हैं, देखिए, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो किसी भी चीज को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कोई भी काम अगर किसी डिपार्टमेंट में सेम सेम काम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये सेक्टर 1 है, यहाँ पर हमारे सेम काम होंगे, ठीक है। फिर सेक्टर 2, सेक्टर 3, इसी तरीके से इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, यह 3 क्षेत्र को, अब हमें कितने सेक्टर के बारे में पढ़ना है, इसमें 3 सेक्टर के बारे में पढ़ना है, आपस में किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि आर्थिक गतिविधियों को हम कैसे बांट सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो सेक्टर होते हैं उनको समूहबद्ध मतलब उनको बांटने का क्या आधार होता है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ये तीनों सेक्टर हैं ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। अब यहाँ पर एक कोटेशन दिया हुआ है। ये कोटेशन किसने कहा है, ये कहा है कौटिल्य। कौटिल्य जिन्होंने किसकी रचना की है, अर्थशास्त्र की, है ना। कौटिल्य को हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि विष्णुगुप्त, है ना। विष्णुगुप्त भी इनका एक अन्य नाम ही है। आर्थिक गतिविधियों से ही समृद्धि आती है, ठीक है। और आर्थिक गतिविधियों से क्या आती है, समृद्धि आती है। व्यक्ति क्या होता है, संपन्न होता है अपने जीवन में। और इसका अभाव भौतिक तनाव देता है। मतलब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास पैसे नहीं है तो हम किसी सामान को नहीं खरीद पाएंगे। और हो सकता है कि अगर हम उस सामान को बहुत जरूरी है और उसके बाद भी हम उसे नहीं खरीद पा रहे, तो क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। और ये कैसा तनाव होगा, भौतिक तनाव होगा। सार्थक आर्थिक गतिविधियों का अभाव वर्तमान समृद्धि और भावी प्रगति में बाधक होता है। जो सार्थक आर्थिक गतिविधियां हैं, मतलब जो जरूरी है ना, उनका अभाव क्या करता है, वर्तमान की जो समृद्धि है हमारी और जो भावी प्रगति है, मतलब जो भविष्य में हमारी प्रगति होने वाली, उसमें क्या होता है, बाधक होता है, रुकावट होता है। ये कहा है कौटिल्य ने अपने कौन से ग्रंथ में, अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ है, कौटिल्य का, आपको ये याद रखना है। और कौटिल्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त, ये भी आप याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि देखिए, आर्थिक गतिविधियां लोग पहले भी, जो पहले समय हुआ करता था उसमें भी लोग धन कमाया करते थे, है ना। या उसमें भी क्या करते थे लोग, मतलब खर्चा तो अपना चलाते ही थे, आर्थिक गतिविधियां तो संपन्न होती ही थी। तो वो आर्थिक गतिविधियां किस रूप में होती थी, ये हम देखते हैं पहले के समय में, है ना। तो देखिए, पहले लोग क्या करते थे, कृषि कृषि भी क्या हुआ करती थी, एक आर्थिक गतिविधि के रूप में संपन्न लोग कार्य करते थे कृषि के क्षेत्र में। पशुपालन, ये भी एक आर्थिक गतिविधि थी। औजारों का निर्माण करना, मतलब क्या है, लोग क्या करते थे, औजारों का निर्माण भी करते थे और उनसे आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, ये सभी क्या थे, ये सभी आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आता था। ये पहले के समय की बात होती थी। जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों के जीवन में विकास हुआ है, तो क्या हुआ है, आर्थिक गतिविधियों में भी परिवर्तन आया है। पहले आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार की थी, वो हमने देखा कि पहले लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, औजारों का निर्माण करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और कपड़े बुनते थे। अब इनको वो क्या करते थे, आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या है, आप ये समझ पा रहे
हैं। देखिए, आर्थिक गतिविधि क्या होती है इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा है। मैं एक बार और बता देती हूँ कि आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है ऐसी गतिविधियां जो किससे संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो। और गतिविधि मतलब होता है काम, ठीक है। तो ऐसे काम जो किससे संबंधित है, अर्थ, अर्थ मतलब रुपया, ठीक है। पैसे से संबंधित हो मतलब ऐसा कोई भी काम जिससे हमें क्या मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो, काम के बदले हमें पैसा मिल रहा हो, तो उसे हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। तो पहले के समय में लोग इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते थे। जैसे जैसे क्या हुआ, लोगों के जीवन में बदलाव आया, आर्थिक गतिविधियों के तरीकों में भी बदलाव आया है। पहले लोग जो इस तरीके के काम करते थे, ये काम तो अभी भी होते हैं, लेकिन कुछ नई आर्थिक गतिविधियां भी उत्पन्न हुई हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे समाज में क्या हुई है, प्रगति हुई है, तो आर्थिक गतिविधियों में अंतर आया है। जैसे कि देखिए, सॉफ्टवेयर बनाना, पहले के समय में हमने इस आर्थिक गतिविधि को कहीं देखा ही नहीं कि सॉफ्टवेयर बनाना भी एक आर्थिक गतिविधि हो सकती है। आजकल नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, है ना। और वो क्या है, हमारे जरूरत के होते हैं। फर्नीचर तैयार करना, पहले के जमाने में ये सब काम नहीं हुआ करते थे। मशीन से कपड़े सिलना, पहले लोग क्या करते थे, बुनाई किया करते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कपड़ों को बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है उनका। फिर कंप्यूटर, मोबाइल फोन और ड्रोन का निर्माण। देखिए, कंप्यूटर जो है, मोबाइल है जी, मोबाइल फोन जिसके माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और ड्रोन। ड्रोन पहले क्या होता था, पहले जो सामान्य व्यक्ति होता था वो ड्रोन का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आजकल क्या है, ड्रोन का प्रयोग बहुत सारे लोग करने लगे हैं। वीडियो बनाने के लिए भी लोग सामान्यतः ड्रोन का प्रयोग कर लेते हैं। बैंक, विद्यालय और होटल में कार्य करना, ये भी एक आर्थिक गतिविधि हो सकती। पहले के समय में क्या हुआ करता था, बैंक हुआ ही नहीं करते थे, विद्यालय की जगह गुरुकुल हुआ करते थे, है ना। और होटल की तो कोई बात ही नहीं है, लोग घरों का खाना ही खाते थे। परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन चलाना, ये भी एक प्रकार की आर्थिक गतिविधि है। रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की मरम्मत करना, लोग रेफ्रिजरेटर, जैसे अगर मान लीजिए, देखिए, जो अगर कोई सामान है तो जाहिर सी बात है कि वो सामान खराब भी होगा। अगर जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है या वॉशिंग मशीन है, इनको कंपनियों ने बना दिया, अब बना तो दिया, लेकिन इनको क्या है, इनको सुधारने वालों की भी तो जरूरत होगी ना। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर हमारे यहाँ खराब हो गया तो हम लेके कहाँ चले जाएंगे, कंपनी के पास चले जाएंगे, नहीं। जब तक हमारा सामान गारंटी वारंटी में है तो हम कंपनी को फोन लगाएंगे, लेकिन अगर गारंटी वारंटी खत्म हो जाती तो हम क्या करेंगे, किसी जो इसको ठीक कर सकता है, जिसको इसका काम आता है, हम उसको बुलाएंगे। परिवहन के लिए किसी प्रकार के वाहन चलाना, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वाहन चलाने का काम करते हैं, है ना। तो उससे भी क्या होता है, उससे भी उनकी आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती। तो ये सभी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, समय के साथ इनमें क्या हुआ है, परिवर्तन आया है। सॉफ्टवेयर बनाना, पहले के समय में सॉफ्टवेयर की जरूरत ही क्या थी, ड्रोन की क्या जरूरत थी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सब था ही नहीं, तो इसीलिए इनकी जरूरत भी नहीं थी। तो जैसे जैसे समाज में प्रगति हुई है, वैसे वैसे आर्थिक गतिविधियों में भी परिवर्तन आया है। अब हम देखते हैं आर्थिक क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। अभी हमने आर्थिक गतिविधियां क्या है, ये इस टॉपिक से तो हम परिचित हो गए हैं कि आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, है ना। पहले हमें समझ में तो आए, तब तो हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, क्या होता है, व्यापक समूह। क्या होता है, ये एक व्यापक समूह मतलब एक बहुत बड़ा समूह, जिनमें क्या होता है, जिनमें ऐसी विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे एक राष्ट्र, एक राष्ट्र मतलब समझ लीजिए एक देश की बात हो रही है यहाँ पर, देश की आर्थिक समृद्धि में सहायता मिलती है। मतलब ना यहाँ पर किसी के घर की बात हो रही है, ना ही नगर की बात हो रही है, ना ही राज्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है। कि एक व्यापक समूह है, आर्थिक क्षेत्र क्या है, एक व्यापक समूह है, जिसमें ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं, जिनसे क्या होता है, एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि होती है। मतलब वो कैसा, मतलब आर्थिक रूप से समृद्ध होता है वो राष्ट्र, है ना। फिर कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती हैं, और इनके आधार पर इन्हें एक समूह या व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, देखिए, जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी चीज की, कोई भी चीज अगर हमने देखा, तो कोई भी दो चीज देखी हमने, ठीक है, दो पेन अगर हमने, मान लीजिए ऐसा देख लीजिए कि हमने क्या देखा है, दो पेन देखा हमने। तो उन दो पेन को क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं देखें जो दोनों में सेम हो। तो अगर जैसे मान लीजिए दोनों क्या है, दोनों ब्लू पेन है, ठीक है, तो ये क्या है, इनकी समान विशेषताएं हो जाएंगी। दोनों क्या है, दोनों मतलब जेल पेन है, ठीक है, दोनों ब्लू है और दोनों जेल पेन है, तो ये भी क्या है, इनकी समान विशेषताएं हो जाएंगी। तो जब इनमें देखिए इस तरीके की समान विशेषताएं होंगी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप में रख सकते हैं कि भाई ये जो दोनों पेन है ये एक जैसे हैं, ठीक है।
तो कुछ आर्थिक गतिविधियों में क्या होती है, समान विशेषताएं होती। ऐसे ही जो पैसे कमाने की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनमें क्या होती है, कुछ समान विशेषताएं होती हैं और इनके आधार पर इन्हें क्या किया जाता है, एक समूह या फिर व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। आर्थिक क्षेत्र के बारे में हमने समझा कि ये क्या है, ये एक व्यापक समूह है जिसमें ऐसी बहुत सारी गतिविधियां शामिल होती है जिससे किसी एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में सहायता मिलती है। अभी हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, आर्थिक क्षेत्रक क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मुख्य आर्थिक क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं, क्या नाम है इनके। तो देखिए इनका नाम क्या है, मुख्य आर्थिक क्षेत्रक होते हैं कितने, तीन। ठीक है, तीन मुख्य आर्थिक क्षेत्रक होते हैं जिनके नाम क्या है, प्राथमिक आर्थिक क्षेत्रक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो देखिए अब तो आप कहेंगे कि भाई हमने तो नंबर बना दिया इसको, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, तो इसकी क्या, क्यों इन्हें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कहा गया है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या समझना है, अभी आपको ये समझना है कि जो मुख्य आर्थिक क्षेत्रक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने तीन आर्थिक क्षेत्रक देखा है उसके बारे में हम देखते हैं कि प्राथमिक जो गतिविधियां हैं, प्राथमिक आर्थिक क्षेत्रक जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्यों इन्हें प्राथमिक कहा गया है, तो देखिए जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से, है ना, मतलब डायरेक्टली किस पे बेस्ड है ये, नेचर पे। ठीक है, किस पे बेस्ड है, नेचर पे, मतलब जो भी चीज हमें नेचर से मिल रही है उस पर ये बेस्ड होती हैं। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी मतलब बोलना चाहिए आर्थिक गतिविधि जो प्रत्यक्ष रूप से लोग किस पे, वस्तुओं के उत्पादन के लिए किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। मतलब प्रकृति से हमें वो चीजें मिल रही हैं और लोग उससे आर्थिक गतिविधियां संपन्न कर रहे हैं, तो वो आएंगी किसके अंतर्गत, प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत। इन गतिविधियों का समूह, मतलब प्राथमिक गतिविधियां क्या होंगी कि उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल होता है। कच्चा माल का मतलब क्या होता है, कच्चा माल मतलब ये है कि ऐसी चीज जो कि तैयार नहीं है अभी। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने, अगर जैसे हमने लास्ट चैप्टर में अपने देखा था, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि क्या है, एक व्यक्ति क्या कर रहा था, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी खरीद कर ला रहा था। तो लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ों से ही मिलती है ना, और पेड़ किसके अंतर्गत आते हैं, प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं ना। प्रकृति के अंतर्गत क्या आते हैं, पेड़ आते हैं, और पेड़ों से ही हमें क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है। तो जब इस लकड़ी का प्रयोग जब वो कर रहा था किसके लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो जो ये लकड़ी है ना इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे यहाँ पर कच्चा माल या फिर रॉ मटेरियल, है ना, जो कि क्या है, अभी तैयार नहीं है। जब ये फर्नीचर बन जाएगा ना तो तब ये क्या हो जाएगा, तब ये रॉ मटेरियल नहीं कहलाएगा। तो इसे रॉ मटेरियल को हम क्या कहेंगे, जो ये लकड़ी है इसे हम कहेंगे रॉ मटेरियल। अब इसके अंतर्गत देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, ठीक है, वानिकी, वानिकी मतलब जो लकड़ियों से संबंधित काम होता है, वनों से संबंधित काम होता है। तो है ना, देखिए समझ में आया होगा आपको कि प्राथमिक गतिविधियां क्या है, प्रत्यक्ष रूप से हम किस पे बेस्ड है, नेचर पे, प्रकृति पर बेस्ड है, प्रकृति से जो चीजें हमें मिल रही हैं उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे देखिए प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत जैसे कि मत्स्य पालन से मछलियां। अब देखिए ये हमें ये चीज ध्यान रखना है कि कोई चीज ऐसी तो नहीं आ रही ना जो प्रकृति से रिलेटेड ना हो और हमने उसको इस उदाहरण में रख लिया हो। अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप जरूर बताइएगा। मछली पालन से मछलियां मतलब हम क्या कर सकते हैं, मछलियों का पालन कर सकते हैं। खदानों से कोयला निकालना, जी ये कोयला निकलता है, ठीक है, तो ये भी क्या है, खदानों से, ये भी जीवाश्म के रूप में हमें मिलता है, तो क्या है, खदानों से कोयला निकालना। जंगलों से लकड़ी एकत्रित करना, यहाँ पर जो एकत्रित करने की बात की जा रही है ना, यहाँ पर जंगलों से लकड़ी काट कर एकत्रित करने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर लकड़ी, जिसे कई लोग क्या करते हैं, लकड़ी को बीन के भी लेके आते हैं, है ना, मतलब जो गिरी हुई लकड़ी है उसको इकट्ठा करके लेके आ जाते हैं, तो इसे ये वाली लकड़ी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद कृषि क्षेत्र से में अन्न और सब्जियों की खेती, जो कृषि क्षेत्र है वहां पर किसकी, अन्न और सब्जियों की खेती करना। फिर नेक्स्ट है कुक्कुट पालन फार्म से अंडे प्राप्त करना, मतलब क्या है, ये भी हमें किससे मिल रहे हैं, मुर्गियों से मिल रहे हैं। कुक्कुट पालन फार्म जो है उससे हमें क्या मिल रहे हैं, अंडे मिल रहे हैं। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं ये किसके अंतर्गत आएंगी, प्राकृतिक क्षेत्र गतिविधियों के अंतर्गत आएंगी। तो आपको इसके उदाहरण याद करना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। तो आपको इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें प्रकृति से नहीं मिल रही है।
ठीक है, जो जो चीजें प्रकृति से आपको मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो आएंगी प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियों के अंतर्गत। और जो प्रकृति से जो मिल रही हैं वो किस में आएंगी, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और जो हमें नहीं मिल रही है तो वो किसके अंतर्गत आएंगी, उसको हम आगे देखेंगे। तो मतलब हमें ये समझ में तो आ रहा है ना कि ये प्राकृतिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आ रही है। ओके, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि जैसे ग्रीन हाउस, कृषि, खनन या फिर जैसे खुदाई का काम हो रहा है, वानिकी और क्या है मत्स्य पालन या मत्स्यिकी, ये सभी किसमें आएंगे, ये सभी आएंगे प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत। इमेज से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये सभी किसमें आएंगी, ये सभी आएंगी प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत। ठीक है, ये लकड़ी जो दिख रही है ये तो कटी हुई लकड़ी दिख रही है। जो खनन का काम है, ग्रीन हाउस, कृषि, मत्स्य पालन, है ना, तो ये सभी आएंगे प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत। इसके बाद यदि हम एक और देखते हैं कि उदाहरण पशुपालन का, तो ये पशुपालन जो है ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ये भी आएगा प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्राथमिक गतिविधियां क्या होती हैं। प्राथमिक गतिविधियां मतलब हम जिस पर डायरेक्टली किस पर बेस्ड होते हैं, नेचर पर बेस्ड होते हैं। अब हम देखते हैं प्राथमिक गतिविधियां तो हमारी कंप्लीट हो गई, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा कि हम डायरेक्टली रूप से नेचर पे बेस्ड हैं, नेचर से जो चीजें मिल रही हैं वो प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत आएंगी। अब हम देखते हैं द्वितीय गतिविधियां क्या होती हैं। देखिए, ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ये जो वर्ड यूज हो रहा है आर्थिक गतिविधियां, आई होप अब आप इसकी मीनिंग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसको हमने प्रीवियस चैप्टर में भी समझा है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी समझा है ना। तो ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, देखिए एक एक शब्द का मतलब समझिएगा आप। प्राथमिक क्षेत्रक जो शब्द है ये हमने अभी जो ये सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए अभी हमने 4 से 5 स्लाइड पढ़ी है कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, जिसमें हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से नेचर पर बेस्ड हैं, है ना। प्राथमिक क्षेत्रक पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित, रूपांतरित मतलब क्या होता है, उन्हें चेंज करना, करके अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं। देखिए इसको हम फिर अपने जो पुराना एग्जाम्पल था उसके माध्यम से समझते हैं, जो हमने कहा देखा था चैप्टर 13 में, कि एक व्यक्ति क्या करता है, लकड़ी खरीद कर लाता है और उस लकड़ी से क्या बनाता है, वो फर्नीचर बनाता है। ठीक है, तो वह यहाँ पर हमने क्या देखा था कि वो लकड़ी खरीद के ला रहा है और लकड़ी से क्या बना रहा है, फर्नीचर। तो देखिए जो ये लकड़ी है ये हमें कहाँ से मिली, पेड़ों से मिली। पेड़ किसके अंतर्गत आते हैं, पेड़ आते हैं प्रकृति के अंतर्गत। तो इसका मतलब कि जो ये वाली एक्टिविटी है लकड़ी लेकर आना, ये किसके अंतर्गत आएगी, ये आएगी हमारी प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत। ठीक है, क्यों आ रही है ये भी आपको समझ में आया होगा कि जो लकड़ी है वो हमें पेड़ों से मिल रही है, और जो पेड़ है वो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, और प्रकृति से अगर कोई भी चीज हमें मिल रही है और उससे हम आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो प्राथमिक गतिविधि है। अब हमने क्या किया, लकड़ी को क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया, मतलब उसका जो रूप था वो बदल दिया। ठीक है, रूप में जब परिवर्तन कर दिया और फिर उसके बाद इसका उत्पादन किया। अब हम जो ये फर्नीचर को बेचेंगे ना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा द्वितीय गतिविधि के अंतर्गत। मतलब जो कच्चा माल हमें मिला था ना, इस लकड़ी को हमने क्या कहा था, इस लकड़ी को हमने कहा था कच्चा माल। जब इस कच्चे माल को हम किसी इसका रूप चेंज कर देंगे और एक कोई अच्छी सी नई चीज बना देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, रूप चेंज हो जाएगा। और जब हम उस नई वस्तु को बेचेंगे तो उससे क्या होगा, उसे कहा जाएगा द्वितीय गतिविधि। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि उन गतिविधियों का समूह, देखिए एक परिभाषा एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं और एक तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त कच्ची सामग्री के प्रसंस्करण, प्रसंस्करण मतलब क्या है, ये जो रूपांतरित वर्ड है ना इसी का मतलब ये है प्रसंस्करण, द्वारा इसे बिक्री या उपभोग हेतु उत्पादों में परिवर्तित करना सम्मिलित है। मतलब बात वही है कि इससे क्या किया जाए, इसे बिक्री के योग्य बनाया जाए। अब देखिए अगर किसी को अगर हम लकड़ी बेचेंगे तो लकड़ी व्यक्ति क्या करेगा, अगर उसे जलाने के लिए चाहिए तो वो उसे जला सकता है, लकड़ी को और भी काम हो सकते हैं, लेकिन उतनी कीमत नहीं मिलेगी लकड़ी की कि जितना जब हम उसे फर्नीचर बनाकर बेचेंगे। तो फर्नीचर बनाकर बेचने में क्या है, हमें ज्यादा फायदा है ना। तो ये क्या है, ये है इसका रूपांतरण। ठीक है, या फिर इसे प्रसंस्करण भी कह सकते हैं आप। तो प्रसंस्करण करके क्या करना, बिक्री या उपभोग हेतु उत्पादों में परिवर्तित करना सम्मिलित है। तो आज जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगी हो आप उससे समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधि से आर्थिक क्षेत्रक पर आधारित वस्तुओं को क्या करना, आप ऐसे समझिए
लकड़ी को किस में चेंज करना, लकड़ी को चेंज करना फर्नीचर में। तो आप अपने आप ही डेफिनेशन बना लेंगे कि लकड़ी कहाँ से मिल रही है हमें, लकड़ी मिल रही है पेड़ों से। पेड़ किसके अंतर्गत आते हैं, प्रकृति के अंतर्गत। और प्रकृति, अगर हमें प्रकृति से कोई चीज डायरेक्ट मिल रही तो वो किस में आएगी, प्राथमिक गतिविधि में। तो लकड़ी को हमने रख दिया प्राथमिक गतिविधि में। जब, फिर इसकी डेफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं कि जब प्राथमिक क्षेत्रक पर आधारित कोई वस्तु, मतलब ये वस्तु को हम रूपांतरित करके उपभोग हेतु नई वस्तु में तैयार कर लेते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, द्वितीयक आर्थिक गतिविधि कहा जाता है। अगर आपने इस एग्जाम्पल को याद कर लिया तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राथमिक क्षेत्रक से कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके, मतलब जो लकड़ी है ना, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही बता रही हूँ, जो हमने एक एग्जाम्पल लिया है उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो लकड़ी है इसको हम फर्नीचर में चेंज करके क्या कर सकते हैं, या तो बेच भी सकते हैं, ठीक है, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, या फिर स्वयं उपभोग भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने लकड़ी से अगर फर्नीचर बनाया तो हमको उसको बेचना ही है, हम उसका स्वयं भी यूज कर सकते हैं, खुद अपने घर में भी उस फर्नीचर का यूज कर सकते हैं ना, हमारे घर में यूज करने में परहेज थोड़ी है इसमें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए कपास से कपड़े बनाना। अब देखिए जो ये कपास है, ये कपास यहाँ क्या है, कपास जो है वो है कच्चा माल, ठीक है, जो हमें किससे मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है। जब हम इस कपास से कपड़े का निर्माण कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, बिक्री के लिए तैयार हो जाता है और इससे हमें ज्यादा मुनाफा होता है ना, ज्यादा फायदा होता है। जो लोग कपड़े की व्यापार करते हैं तो उनको ज्यादा फायदा होता है। तो ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु का रूपांतरण द्वितीय क्षेत्र की वस्तु में करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मूंगफली, ये भी देखिए हमें क्या से मिल रही, डायरेक्ट हमें नेचर से मिल रही। जब हम इसका तेल निकाल लेते हैं, इसका प्रसंस्करण करके जब हम इसका तेल निकाल देते हैं तो मतलब इसका हमने क्या कर दिया है, रूपांतरण कर दिया है। लौह अयस्क से इस्पात, मतलब लौह अयस्क भी हमें कहाँ से मिल रहा है, प्रकृति से। जब हमने इसका इस्पात में परिवर्तन कर दिया तो इसका भी हमने क्या कर दिया कि हम अब द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि में आ गए हैं। चाय की पत्तियों से चाय तैयार करना, कृषि क्षेत्र से प्राप्त अनाज से मिलों में आटा तैयार करना, जो हमें क्या है, अनाज मिल रहा है उस अनाज से क्या करना, आटा तैयार करना। जंगल से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर और कागज बनाना, ये तो हमारा जो एकदम बेसिक एग्जांपल है वही वाला है कि लकड़ी से फर्नीचर तैयार करना, लकड़ी से कागज तैयार करना। तो ये सभी एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो प्रकृति से जो हमें वस्तु डायरेक्ट मिल रही है उसको हम प्रकृति से जो वस्तु, वस्तु के रूप में आप क्या समझेंगे, लकड़ी, लकड़ी ही आपको याद रखना है तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। इसका हम क्या कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं। और जब इसका हम रूपांतरण कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, वो एक नई वस्तु का निर्माण हो जा रहा है ना, नई वस्तु का जो निर्माण हो रहा है। जैसे लकड़ी से हमने क्या बना दिया, फर्नीचर। तो ये क्या है, ये है प्राथमिक क्षेत्र और ये फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर होगा द्वितीय क्षेत्र। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र क्या है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जैसे देखिए ये मोटर वाहन कारखाना, ये भी क्या है यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र की। जैसे कि हमने क्या देखा था, लोहे से, ये देखिए ये क्या है, लोहे से ही तो बन रही है। लोहे को आकार दे दे के क्या हो रहा है, इस तरीके की चीजों का, कारों का या फिर और चीजों का निर्माण किया जा रहा है। वस्त्र कारखाना, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कपास से कपड़े का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं, लेकिन सिर्फ आपको इमेज दिखाने के लिए कि इमेज से क्या रहता है, ज्यादा देर तक याद रहता है, ज्यादा दिनों तक आपको दिमाग में रहेगा। तो इसीलिए आपको इमेज भी दिखाई जा रही है कि ये वस्त्र कारखाना है जहां पर क्या किया जा रहा है, कपास से कपड़े का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, औषधि कारखाना, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, औषधियों का निर्माण किया जा रहा है। फर्नीचर निर्माण इकाई, ये तो हमने, आप अच्छे से समझ ही गए होंगे अगर आपने वीडियो शुरू से देख रहे हैं। हाँ, तो फर्नीचर निर्माण इकाई मतलब लकड़ी से क्या बनाना, लकड़ी से बनाना फर्नीचर, ठीक है। तो जिससे हमने चैप्टर 13 में इस एग्जाम्पल को देखा था, इसीलिए इस एग्जाम्पल को हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि तृतीयक गतिविधियां क्या होती हैं। हमने देखा प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियां, द्वितीय क्षेत्र गतिविधियां। अब हम आ गए हैं किसमें, अपने थर्ड पॉइंट में, तृतीयक गतिविधियां क्या होती हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि वे सभी आर्थिक गतिविधियां, है ना, इस वर्ड को जाना पहचाना लग रहा है आपको, जो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों, ये दोनों वर्ड्स भी आपको जाने पहचाने लग रहे हैं। अभी तक जो हमने वीडियो स्टार्ट किया है तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियां क्या होती हैं। तो वे सभी आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को सहायता प्रदान करती हैं, मतलब
जो लोग प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में शामिल हैं उनको क्या करना, उनको सहायता प्रदान करना किसका काम है, तृतीयक आर्थिक गतिविधियों का। ठीक है, उन गतिविधियों का समूह, ये एक डेफिनेशन है और ये सेकंड डेफिनेशन है, आपको जो इजी लगे आप उसके माध्यम से इसे समझ सकते हैं। उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के संपूरक के रूप में उन्हें सहायता प्रदान करने वाली सेवाओं का प्रावधान होता है। जैसे कौन कौन से, परिवहन, बैंकिंग, व्यवसाय, प्रबंधन। इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट वाली डेफिनेशन थोड़ा ज्यादा इजी लगती है, सेकंड वाली में क्या होता है, थोड़े वर्ड टिपिकल हो जाते हैं, इसीलिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में जो लोग लगे हुए हैं उनको सहायता प्रदान करना तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लें कि चिकित्सक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, नर्स, विमान चालक, है ना, और अधिवक्ता या एडवोकेट जो होते हैं, बिजली मिस्त्री, शिक्षक, तकनीशियन, मैकेनिक, फल या सब्जियों के विक्रेता कृषि उपज को घरेलू उपभोक्ताओं को बेचते हैं, और एक ट्रक चालक अनाज और सब्जियों को खेत से उद्योग या बाजार में ले जाता है ना। तो देखिए ये सभी जो लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मतलब मदद का ही काम कर रहे हैं। जैसे चिकित्सक है, नर्स है, विमान चालक है, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के लोग हैं उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके का तृतीयक क्षेत्रक होता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें जैसे, तो देखिए सॉफ्टवेयर तैयार करना, या फिर क्या है, रेस्टोरेंट में अगर कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो तृतीयक क्षेत्रक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे हवाई अड्डों पर सेवाएं कौन देता है, एयर होस्टेस, पायलट, ये सभी कार्य करते हैं ना। तो जो सेवाएं दे रहे हैं वो किस में आएंगे, तृतीयक क्षेत्रक में। खुदरा रिटेल भंडार, मतलब यहाँ पर भी अगर कोई हेल्प के लिए है आपके तो वो क्या कर रहे हैं, वो तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। एक नजर हम फिर से डालते हैं किसमें, जो आर्थिक गतिविधियों में आर्थिक क्षेत्रकों का हमने वर्गीकरण किया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में। तो इसका हम क्या करते हैं, देखिए ये कृषि कर रहे हैं, जो हमने ये सारे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, एक बार हम इन्हें इमेज के माध्यम से देख रहे हैं। कृषि तो ये किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में। खनन का कार्य, खुदाई का कार्य हो रहा है तो ये भी किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है। किसका निर्माण कार्य हो रहा है, समझ में आ रहा है हमें कि इस्पात का निर्माण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है ना, स्वास्थ्य देखभाल, है ना, और व्यापार और उपयोगी सामग्री। तो ये सभी किसमें आ रहे हैं, ये सभी इमेज के माध्यम से हमें डिवाइड करके बताया गया है कि कौन सी गतिविधि प्राथमिक के अंतर्गत आएगी, कौन सी द्वितीयक और कौन सी तृतीयक के अंतर्गत आएगी। इसके आगे भी हम देख सकते हैं, ये और एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, जो हमारी बुक में दिए हुए हैं ये सारे एग्जाम्पल, कि जैसे मछली पकड़ना, कुक्कुट पालन और वानिकी, ये सभी किसमें आएंगे, प्राथमिक क्षेत्रक में। ये सभी हम देख चुके हैं। संचार, बैंकिंग और फिर परिवहन, ये किसमें आएंगे, ये आएंगे हमारे तृतीय क्षेत्र की, है ना। और सेकंड में कौन से आ जाएंगे, जल आपूर्ति, सौर ऊर्जा और विद्युत उत्पादन, ये सभी जो कार्य हैं ये किसमें आएंगे हमारे, ये आएंगे हमारे द्वितीय क्षेत्रक गतिविधियों के अंतर्गत। तो आई होप आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं और हम इन्हें किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, एक कहानी हमें दी गई है, वो किससे रिलेटेड है, अमूल। अमूल नाम तो आपने सुना ही होगा, अमूल दूध, अमूल दही, है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये ऐड भी आपने देखी होगी। तो इसके बारे में एक कहानी दी गई है कि ये कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आया और कैसे ये इतना ब्रांड बन गया। तो देखिए इसके पहले हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले, कि डेयरी क्या होती है। एक ऐसा स्थान जहां दूध को एकत्रित तथा उसका भंडारण किया जाता है। मतलब जो सभी दूध वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने दूध को यहाँ पर क्या करते हैं, जो जानवरों का दूध है उसे लाकर यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। अब बिचौलिए क्या होते हैं, बिचौलिए ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उत्पादकों से सामान खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को बेचते हैं। अब ये क्या करते हैं, बीच में बिचौलिए इस सेवा के लिए क्या करते हैं, कुछ शुल्क ले लेते हैं। मतलब शुल्क मतलब कुछ कर या कोई पैसा ले लेते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, जैसे अगर मान लीजिए किसान ने अनाज उगाया, तो किसान से अनाज को ये बिचौलिए क्या करेंगे, खरीदेंगे, और उसके बाद ये क्या करेंगे, ये ग्राहकों को बेच देंगे। तो इन लोगों ने अगर ये क्या करेंगे, जो ग्राहक है उसे बेच देंगे। तो जो ये किसान है, अगर मान लीजिए इसने 100 रुपए में कोई सामान इन बिचौलियों को बेचा है, 100 में,
ठीक है, इनने कितने कितने में खरीदा है, 100 रुपए में, लेकिन ये ग्राहकों को कितने में बेचेंगे, 120 रुपए में। तो इन बिचौलियों को कितने का फायदा हुआ, 20 का। मतलब जो एक्चुअल फायदा किसको होना चाहिए था, किसान को, वो फायदा हो रहा है बिचौलियों को, है ना। तो इसीलिए आजकल ये बिचौलियों को हटा दिया गया है। किसान डायरेक्ट अपना जो अनाज होता है वो क्या करते हैं, सरकार को बेचते हैं, तो बिचौलियों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। अब हम देखते हैं डेयरी सहकारिता, खेत से थाली तक। इन दिनों गुजरात के किसान प्रायतः काल दूध की बाल्टियां टकराते और अपने और सबसे अच्छे मित्रों गायों या भैंसों की खुशी से रंभाने की आवाज सुनते हैं। मतलब वहां बताया जा रहा है कि ऐसा माहौल है वहां का। किसानों और उनके परिवारों के जीवन में गायों का एक विशेष स्थान है। किसान गायों का दूध दोहते हैं और अपने आसपास की डेयरी में बेचते हैं। दोहते मतलब का क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गाय दूध निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोहना। ठीक है। और माह के अंत में उन्हें दूध की गुणवत्ता और तौल के आधार पर इनका भुगतान किया जाता है, मतलब मासिक वेतन। हालांकि 50 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। यह आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का फुल फॉर्म क्या है, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड नाम की एक दुग्ध सहकारी संघ की रोचक कहानी। 1940 के आरंभ में आणंद जिले के किसान अपना दूध आसपास के गांव में बेचते थे। 1940 की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। वे चिलचिलाती गर्मी में दूध बेचने के लिए नजदीक के गांव तक साइकिल से या पैदल जाया करते थे। आप जानते हैं कि बहुत गर्म मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता है या फट जाता है। देखिए क्या होता है, ठंडी के दिनों में अगर हम दूध ज्यादा देर तक गर्म ना भी करें ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी में अगर दूध अगर हमने थोड़ी देर अगर लेट कर दी तो दूध फट जाता है ना। फट जाता है मतलब फिर वो सिलता नहीं है ना। किसानों को दूध खराब होने से पहले जल्द से जल्द बेचना पड़ता था। उन्हें कठिन परिश्रम करने के बाद भी बेहद कम आमदनी होती थी, इसीलिए उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। बिचौली, देखिए ये वर्ड हमने पहले समझ लिया है कि क्या होता है, जो किसानों से बहुत कम कीमत पर अधिक मात्रा में दूध खरीदते थे और इसे बाजारों में बेचते थे। कई बार किसान बिचौलियों के कारण ठगा या उत्पीड़न अनुभव करते थे। अब जैसे अगर मान लीजिए जो फायदा किसानों को होना चाहिए वो फायदा अगर बिचौलियों को हो रहा है, बिचौली सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो प्रोडक्ट है उसको खरीद रहे हैं और ग्राहकों को बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको फायदा ज्यादा हो रहा है, जबकि एक्चुअल फायदा किसको होना चाहिए, एक्चुअल फायदा होना चाहिए किसान को। तो अब किसान को, अब देखिए जिसको जो फायदा होना चाहिए अगर उसको वो फायदा नहीं होगा तो वो कैसा महसूस करेगा, ठगा हुआ महसूस करेगा या उत्पीड़ित महसूस करेगा। अब इसके आगे क्या होता है कहानी में, अब जब किसानों को ऐसा लगा कि भाई बिचौलिए काम बिगाड़ रहे हैं उनका, एक तो इतनी इनकम भी नहीं हो रही, मेहनत भी इतनी कर रहे हैं और पैसा भी नहीं मिल रहा है। देखिए मेहनत करे व्यक्ति और पैसा भी मिले तो उसे काम करने में भी मजा आता है, लेकिन हम सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं और पैसा कोई है मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, किसान, सभी किसान मिलकर देश के एक बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में इमेज देखी थी ना वो किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, अपनी समस्याएं लेकर मिलने गए। उन्होंने स्वेच्छा से कार्य करने और बिचौलियों पर निर्भरता को रोकने के लिए एक सहकारी संगठन बनाने का परामर्श दिया। उन्होंने क्या कहा, है ना, ऐसा परामर्श उन्होंने दिया। एक सहकारी संगठन की तरह किसान एक समूह के रूप में दूध की बिक्री और खरीद कर सकते थे। दूध के संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह संभाल सकते थे। किसानों ने सरदार पटेल का परामर्श माना, मतलब सरदार पटेल ने उन्होंने ये परामर्श दिया था, तो कि उन्होंने ये कहा कि भाई तुम अपना काम खुद कर लो, मतलब अपना काम खुद कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उन्हें एडवाइस दी कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। कभी कभी एडवाइस का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। ठीक है। अमूल की स्थापना, देखिए 1940 की ये बात थी, अमूल की स्थापना कब हुई, 1946 में। श्री त्रिभुवन दास पटेल, है ना, ये अधिवक्ता थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या किया, एक इंजीनियर थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन थे, इंजीनियर थे, जो मुंबई के एक डेयरी कारखाने में काम करते थे, के नेतृत्व में की गई। अमूल की स्थापना कब की गई, 1946 में। इस प्रयास से किसानों, विशेषकर महिलाओं को एकजुट किया तथा दूध के उत्पादन और बिक्री पर उनका नियंत्रण बढ़ा। दूध उत्पादकों ने सभी मामलों पर सामूहिक रूप से निर्णय लिए और दूध का उत्पादन, पाश्चुरीकरण और बिक्री, इन कार्यों को सभी ने आपस में साझा किया और जिसके कारण इन सभी की आमदनी बढ़ी। उन्हें अब बिचौलियों की जरूरत नहीं थी और वे एक बड़ा परिवार बन गए। तो इस तरीके से अमूल कंपनी का निर्माण हुआ। अमूल का फुल फॉर्म क्या है, अमूल की स्थापना कब हुई और अमूल
की स्थापना किसने की, ये सभी बारे में, इसके बारे में हमने देखा कि अमूल की स्थापना कब हुई, 1946 में। किसने की, त्रिभुवन दास पटेल ने, जो कौन थे, अधिवक्ता थे, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। तो इन सभी ने क्या किया। अब पाश्चुरीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम आगे स्लाइड में देखेंगे। आगे थोड़ी सी और कहानी दी हुई है कि जैसे जैसे किसानों ने सहकारी संगठन के लाभों को देखा, वे साथ में जुड़ते चले गए। जब दूध की मात्रा अधिक हो गई, तब किसानों ने इससे अन्य उत्पाद भी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने आणंद में एक दुग्ध प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया तथा मक्खन और दूध पाउडर बनाना आरंभ किया। वर्तमान में यह सहकारी संगठन के पास अनेक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, अब देखिए इतना बड़ा जो, अब ये अमूल जो है ये एक छोटी कंपनी नहीं रह गई है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास बहुत सारे संयंत्र हैं और कारखाने हैं जो भारत के सभी भागों में अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं। इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या किया जाता है, उत्पादों का विपणन किया जाता है और पूरे देश की छोटी और बड़ी खुदरा दुकानों में इनकी बिक्री होती है ना। ये सभी पॉइंट्स जो हमें नीले नीले से दिख रहे हैं ना, इनको हम आगे समझने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। वास्तव में विश्व के अनेक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करते हैं। मतलब है ना ये आश्चर्य की बात कि जो कंपनी बिचौलियों के अधीन थी, वो क्या कर रही है, आज आज वो विदेशों में भी अपने सामान का निर्यात कर रही है। क्या आप इनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं, है ना। इस रोचक कहानी में इस सहकारी संगठन में किसान अपनी गायों को दूध बेचने के लिए दोहते हैं। इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। अब हमारे अपने मेन पॉइंट की ओर, जो हमने इतनी कहानी पढ़ी है, तो इस कहानी का मेन पॉइंट ये है कि जो गायों से जो दूध निकल रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। दुग्ध उत्पादन एक प्राकृतिक स्रोत से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दुग्ध उत्पादन क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत, मतलब किस पर बेस्ड है, ये नेचर पर, मतलब जो पशु हैं ये भी देखिए किस में आ रहा है, प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके बाद दूध को प्रसंस्करण किया जाता है और कारखानों में इसे एक रूप से अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, ये आ गया द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हुआ कि हमने जो ये इतनी लंबी कहानी पढ़ी है अमूल की, क्यों पढ़ी है। पहले तो हमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा में भी पता चले कि भाई किसने स्थापना करी है, कब स्थापना हुई है, क्या फुल फॉर्म है ना। ये सभी पॉइंट पता चले और ये भी पता चला कि किस प्रकार से एक ही काम के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों गतिविधियां शामिल होती है। अब हमने एक वर्ड देखा था डेयरी। डेयरी तो हम समझ ही गए थे कि एक ऐसा स्थान जहां दूध को एकत्रित तथा उसका भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट है बिचौलिए। बिचौलिए के बारे में भी मैंने बताया था कि ऐसे व्यक्ति जो उत्पादकों से सामान खरीदते, उत्पादक मतलब जो किसी सामान को क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसान किसका उत्पादन कर रहे हैं, अनाज का, तथा उपभोक्ताओं को बेचते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये जो उपभोक्ता है मतलब ग्राहक हैं उनको बेच रहे हैं। अब लेकिन कौन बेच रहा है, किसान डायरेक्ट नहीं बेच रहा है, कौन बेच रहा है, बिचौलिए बेच रहे हैं। तो किसान ने इसको बेचा किसमें, 100 रुपए में, इनने बेचा 120 में। तो अब किसान को कैसा लगा, अरे भाई हम ही 120 में बेच देते, है ना। तो इन्हें क्या लगेगा, थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस होगा कि यार हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिला। अब ये चैप्टर बिल्कुल एंडिंग की ओर है। इसमें हमने जो अलग अलग पॉइंट देखे थे, हमने उसे क्लियर नहीं किया था, तो उसे हम क्लियर कर रहे हैं कि वो क्या है। सहकारी संगठन क्या होता है, जो अमूल के बारे में हमने देखा था कि व्यक्तियों का एक समूह जब स्वेच्छा से एक साथ आकर औपचारिक तरीके से अपनी आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें हम जो वर्ड है स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा से एक साथ आकर औपचारिक तरीके से, मतलब ये कुछ नियम कानून होंगे, है ना, उस नियम कानून के तहत अपनी आर्थिक, आर्थिक मतलब जो पैसे वाली जरूरतें हैं और जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सहकारी संगठन। समूह के सभी सदस्य, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पर क्या होता है, जो समूह के सभी सदस्य सहकारी संगठन के स्वामी होते हैं। मतलब कोई एक सदस्य ऐसा नहीं होता है जो सहकारी संगठन का स्वामी होता है। जो जितने सदस्य, अगर मान लीजिए किसी सहकारी संगठन में 12 सदस्य हैं, तो ये 12 ही स्वामी हैं उस संगठन के। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई किसी एक व्यक्ति का ये संगठन है। ये 12 जो लोग हैं ना, इन 12 लोगों का ये संगठन है और उनके द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 4 लोग आए हैं, 4 लोगों ने किसी भी टॉपिक पे निर्णय ले लिया, किसी भी बात पे डिसीजन ले लिया और बाकी के 8 आएंगे तो उनको डिसीजन सुना दिया। ऐसा नहीं होगा। जब 12 के 12 उपस्थित होंगे तभी कोई निर्णय लिया जा सकेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सहकारी संगठन क्या होता है। अब हम देखते हैं पाश्चुरीकरण। इस प्रक्रिया से आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन आपने शायद ये नाम
नाम नहीं सुना होगा, इसलिए आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आई हो। पाश्चुरीकरण का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है ताकि इसके हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करके इसे संरक्षित किया जा सके। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? पाश्चुरीकरण। अब हम देखते हैं कि निर्यात वर्ड का मतलब क्या होता है। निर्यात शब्द का मतलब ये होता है कि जब हम किसी वस्तु को अपने देश से अन्य देश में भेजते हैं, ठीक है। वस्तुएं और सेवाएं जो किसी एक देश में उत्पादित होती हैं, मगर ऐसे मान लीजिए कि हमने भारत में किसी चीज का उत्पादन किया और उसे हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका को भेज रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? जब अमेरिका को भेज रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा निर्यात, ठीक है। लेकिन भारत हमारा देश है ना, और भारत में ऐसा कोई चीज है जो यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो और उसको हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका से बुला रहे हैं उस सामान को। तो उस सामान को जो अमेरिका से आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? आ रहा है तो आयात, और जा रहा है तो निर्यात। तो आई होप आपको आयात और निर्यात दोनों समझ में आ गए। अब देखिए, अब क्या है, हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो गतिविधियां हैं इनको एक साथ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। तो हमें सिर्फ कुछ इमेज को देखना है और आपको ये समझना है कि किस प्रकार से गतिविधियां हैं वो एक मतलब किस प्रकार से एक दूसरे पर संबंधित है, एक दूसरे से, है ना। देखिए पहले क्या है, ये यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है। एग्जाम्पल ये है कि लकड़ी से हमें क्या करना है? फर्नीचर या फिर कागज का निर्माण करना है। तो देखिए जो ये व्यक्ति है, ये जो पेड़ों को काट रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है? लकड़ी की प्राप्ति कर रहा है यहाँ से, है ना। तो ये प्राथमिक गतिविधि हमारी स्टार्ट हो गई यहाँ से। उसके बाद देखिए क्या हुआ, लकड़ी को इस पर यहाँ पर भर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, लकड़ी को फिर क्या किया गया? कारखाने लेके गया, और कारखाने ले जाकर वहां से उससे क्या तैयार किया गया? यहाँ पर देखिए इससे कागज तैयार किया जा रहा है ना। आप समझ रहे होंगे इसमें। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लकड़ी का प्रसंस्करण हो गया है यहाँ पर। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत। और ये जो व्यक्ति सहायता कर रहे हैं तो इनको हम किस में डाल सकते हैं? इनको हम तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए जो व्यक्ति ये क्या कर रहे हैं, ये इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये देखिए ये क्या है, कागज तैयार हो गया और उसके बाद क्या है, दुकानों में बिकने लगा। तो ये सभी क्या है, ये देखिए यहाँ पर तो प्रसंस्करण का ही काम होगा, तो ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत आएगा कि हमने लकड़ी को किस रूप में परिवर्तित कर दिया, इस रूप में। और ये जो बेच रहे हैं ये आएगा हमारा तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस प्रकार से हमने एक ही एग्जाम्पल के अंतर्गत तीनों प्रोसेस को देखा कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां क्या होती। आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हमने कवर किए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। चैप्टर 1 से जो हमने स्टार्ट किया था वो अभी हमने चैप्टर 14 तक अपनी पूरी जो क्लास 6 सोशल साइंस है उसे कंप्लीट किया है। और सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो भी लगातार आ रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट न्यू बुक के साथ में, न्यू टॉपिक्स के साथ में, उन्हें हम कवर करेंगे। जब तक आप इसे कंटिन्यू करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।